ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी बेरोजगारी और पलायन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि 9 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और सरकार झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रही है। खड़गे ने कहा कि भाजपा सिर्फ प्रचार करती है, काम नहीं करती। यह चुनाव विकास और जवाबदेही के बीच की जंग है, जिसमें जनता सच का साथ देगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है और प्रचार के लिए 30 हेलीकॉप्टर तैनात कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता घबराए हुए हैं क्योंकि जनता अब उनके झूठे वादों से थक चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो बिहार से बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे धर्म और जाति की राजनीति छोड़कर रोजगार पर वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी की रैली में कहा कि पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान से जंगल राज की राजनीति को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास चाहता है, न कि हथियार और धमकी की राजनीति। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन के पास न नीति है न नीयत, सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार का इतिहास है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे चरण में भी एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिलेगा और राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। पहले चरण के मतदान में बिहार में 65.08% वोट पड़े, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह 2020 के चुनाव की तुलना में करीब 8% ज्यादा है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस बार उल्लेखनीय रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह उच्च मतदान किसी बदलाव की लहर का संकेत हो सकता है। एनडीए इसे सरकार के कामकाज का समर्थन बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र को मंजूरी दे दी है, जो 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र सरकार के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कई आर्थिक और सामाजिक विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहसें देखने को मिलेंगी। तेजस्वी यादव के हालिया बयान के बाद वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद गहराने लगा है। उन्होंने कहा था कि वक्फ संपत्ति की जांच कराई जाएगी ताकि अवैध कब्जे और बेनामी सौदे उजागर हों। इस घोषणा के बाद कई मुस्लिम संगठनों में चिंता फैल गई है कि सरकार इस बहाने उनकी जमीनें छीनकर माफियाओं को बेच सकती है। कुछ धार्मिक नेताओं ने इसे समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है, जबकि तेजस्वी का कहना है कि उनका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह मुद्दा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि अब तालिबान को रूस का खुला समर्थन मिल गया है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। इस कदम से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है क्योंकि उसे पहले तालिबान का करीबी माना जाता था। वहीं भारत ने अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास के लिए सहयोग का भरोसा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और भारत की यह पहल दक्षिण एशिया में नई शक्ति संतुलन नीति का संकेत है, जिससे पाकिस्तान की कूटनीतिक परेशानी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वाराणसी रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों में बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्ग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें देश में बदलाव और आधुनिकता का प्रतीक हैं और विदेशी स्तर की वंदे भारत ट्रेनों को देखकर लोग अचंभित होते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की तकनीकी प्रगति और परिवहन के आधुनिकीकरण का उदाहरण बताते हुए देशवासियों और दुनिया को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा का अनुभव देने वाली उपलब्धि करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे। इस पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भाजपा द्वारा अपनी पार्टी को बी टीम कहे जाने पर भड़के और उन्होंने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने कहा कि ऐसे बयान लोकतंत्र और राजनीतिक सौहार्द के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत हमलों और भड़काऊ बयानबाजी से बचें। इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासी परिस्थितियों में नई बहस को जन्म दिया।
जहां विपक्ष और सहयोगी दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर शुरुआती भविष्यवाणियां आनी शुरू हो गई हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। कुछ सर्वे में कहा गया है कि महागठबंधन को सीटों की बढ़त मिल सकती है, जबकि एनडीए भी कई महत्वपूर्ण सीटें बचाए रखने में सफल रहेगा। इन दावों में अभी मतदाता का अंतिम रुझान शामिल नहीं है, इसलिए वास्तविक नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव बिहार की सियासी दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगा और जनता की प्रतिक्रिया सभी पूर्वानुमानों को प्रभावित कर सकती है। एसटी हसन के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि वे मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गा सकते। इस बयान के बाद विभिन्न दलों और नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे असंवेदनशील बताया तो कुछ ने व्यक्तिगत मत का सम्मान करने की बात कही। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इस बयान पर बहस छिड़ गई है। हसन के इस बयान ने देश में देशभक्ति, धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर सवाल उठाए हैं और यह विषय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरजेडी के अतीत का बचाव करते हुए कहा कि असली जंगल राज तो अभी है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए यह संदेश दिया कि उनकी पार्टी ने हमेशा जनता की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी है। साथ ही तेजस्वी ने अपने भाई तेज प्रताप को भी स्पष्ट संदेश दिया कि सियासी रणनीति और रुख में किसी तरह की गलतफहमी न हो। उनका बयान बिहार की चुनावी राजनीति में आरजेडी की भूमिका को मजबूत दिखाने और विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। खेसारी लाल यादव का एक विवादित बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा, घर में बीवी बाहर बहन मानता हूं। इस बयान पर भड़के सिंगर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा, बहन को पत्नी कब मान सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी आलोचना हो रही है। लोग इसे असंवेदनशील और बेहुदा बता रहे हैं। यह घटना भोजपुरी सिनेमा और राजनीति जगत में चर्चा का विषय बन गई है और खेसारी लाल यादव की छवि पर नकारात्मक असर डालने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह पैसा मोदी जी का नहीं, आपका है, और लोगों से अपील की कि वे सरकारी धन और संसाधनों पर नजर रखें। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ा और तीखा बयान माना जा रहा है। प्रियंका गांधी का उद्देश्य जनता को यह एहसास दिलाना है कि सरकारी पैसा नागरिकों का है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और चुनावी माहौल में विपक्ष को मजबूती देने का संकेत माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर शुरुआती भविष्यवाणियां आनी शुरू हो गई हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। कुछ सर्वे में कहा गया है कि महागठबंधन को सीटों की बढ़त मिल सकती है, जबकि एनडीए भी कई महत्वपूर्ण सीटें बचाए रखने में सफल रहेगा। इन दावों में अभी मतदाता का अंतिम रुझान शामिल नहीं है, इसलिए वास्तविक नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव बिहार की सियासी दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगा और जनता की प्रतिक्रिया सभी पूर्वानुमानों को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इंदिरा गांधी के एक फैसले से भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर वह निर्णय अलग होता तो आज के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संतुलन और रणनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। विशेषज्ञों के अनुसार उस समय का फैसला भारत के परमाणु कार्यक्रम और रक्षा क्षमताओं पर सीधा असर डालता। कहा जा रहा है कि उस फैसले के विपरीत कदम उठाने पर पाकिस्तान न केवल परमाणु हथियारों के मामले में पीछे होता, बल्कि भारत के सामने और अधिक दबाव में होता। यह घटना इतिहास में रणनीतिक मिसकैलकुलेशन के उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। बांग्लादेश संकट के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फोन कॉल ने सत्ता की पूरी बाजी बदल दी। भारत ने समय पर हस्तक्षेप और समर्थन प्रदान करके हसीना के नेतृत्व को मजबूत किया और संकट से निपटने में मदद की। इस कार्रवाई से न केवल बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ा, बल्कि भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में 200 साल पुरानी मस्जिद गिराए जाने के मामले में अपना निर्णय सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और इस स्थिति में कुछ भी किया नहीं जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मस्जिद को वापस लाना या पुनर्निर्माण कराना संभव नहीं है। यह फैसला स्थानीय प्रशासन और संबंधित पक्षों के लिए अंतिम माना गया है। न्यायालय की इस जजमेंट ने धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्ति के संरक्षण पर बहस को फिर से उठाया है, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं के प्रति सख्त नियमों की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया है। बिहार चुनाव 2025 के तहत आज सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की रैलियां एक ही जिले में आयोजित हो रही हैं। ये रैलियां उन इलाकों में शक्ति और समर्थन दिखाने के लिए आयोजित की गई हैं जो चुनावी दृष्टि से निर्णायक माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस रणनीति का मकसद मतदाताओं पर सीधा प्रभाव डालना और अपने पक्ष में जन समर्थन बढ़ाना है। रैलियों में नेताओं की मौजूदगी और जनता की भारी भीड़ से आगामी चुनावी परिणामों के संकेत मिलने की संभावना है। बिहार चुनाव 2025 में मोकामा, बाढ़ और दानापुर में वोटिंग खत्म होने के बावजूद एसटीएफ और बीएमपी की टीमें तैनात रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों और संभावित तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है। इन क्षेत्रों में पहले भी चुनावी गतिविधियों और मतगणना के दौरान झड़प या तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ मतदाताओं ने ईवीएम मशीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी, जिससे चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कहा कि मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह कदम गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए उठाया गया है। जिला अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे से ऐसा करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। घटना के बाद कई जिलों में मतदान केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा ऐसी गलती न हो।